नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज अपन पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 9 का चैप्टर संख्या 4 संस्थाओं का कामकाज भाग संख्या 4। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। एक और जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। यानी भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, लेकिन वास्तविक अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? वास्तविक अधिकार है वो प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी वास्तविक अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिकार होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी रखता है। यानी राष्ट्रपति देश के अंदर जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की वो क्या रखता है? निगरानी रखता है, जिससे राज्य के जो उद्देश्य है उसको हासिल करने के लिए वो मिलजुल कर काम कर सके। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। यानी जो राष्ट्रपति का चयन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। इनका जो चयन होता है, इनका चुनाव होता है, उसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। यानी जो राष्ट्रपति है भारत के अंतर्गत, उसको चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना जरूरी होता है। इसे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उसको बहुमत प्राप्त हो जाता है तो ये माना जाता है कि भाई राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता है जिस तरह से प्रधानमंत्री करता है। इसे यह तय होता है कि राष्ट्रपति केवल मात्र के लिए कार्यपालक का भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में यह भी बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़े तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं जो राष्ट्रपति न कर सके। यानी आप संविधान को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई राष्ट्रपति के पास में इतनी पावर है कि वो सब व्यवस्था कर सकता है, सभी पावर उनके पास में, और सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे काम और कानून के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी किए होते हैं। यानी जितने भी कानून है, सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। यानी कौन कौन से नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है, राज्यपाल है, चुनाव आयुक्त है, और दूसरे देशों के अंतर्गत जो राजदूतों हैं उनकी नियुक्ति करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, ये सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। आपसे पूछे कि भाई जो रक्षा बल है भारत के अंतर्गत उनका सुप्रीम कमांडर कौन है, तो राष्ट्रपति उनका सुप्रीम कमांडर है। हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। यानी जो भी है राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वह सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा जो उनको सलाह दी जाती है, एक बार राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन वही सलाह जब दोबारा मिल जाती है तब उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक भी सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। यानी कोई भी विधेयक है तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसके ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है, और अगर राष्ट्रपति को लगता है
कि भाई इस पर विचार करने की ज़रूरत है वापस, तो वे विधेयक को वापस भेज सकता है। अब उसके ऊपर पुनर्विचार हो भी सकता है और विधेयक को वापस वैसे ही वापस लौटाया जा सकता है और फिर राष्ट्रपति को साइन करने जरूरी होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? यानी राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेक की शक्ति भी है? एक महत्वपूर्ण चीज यह है जो उसे स्वयं विवेक से करनी चाहिए। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसको राष्ट्रपति स्वयं विवेक से करनी चाहिए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब कैसे करता है देखते हैं। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेती है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है। वो जब उसको बहुमत प्राप्त हो ही जाता है या गठबंधन के आधार पर बहुमत हासिल कर लेती है कोई पार्टी, तो राष्ट्रपति के पास में दूसरा कोई विकल्प होता ही नहीं है। वो उनके नेता को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित कर देते हैं। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने वेग से काम करता है। अगर बहुमत हासिल हो गया तब तो वे उसके नेता को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर लेता है। लेकिन मान लो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल होता ही नहीं, तब क्या स्थिति होती है? तब वह राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। यानी फिर जब उसको बहुमत हासिल नहीं होता है किसी भी पार्टी को, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है और ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो राष्ट्रपति की राय में ये लगे कि ये बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कहता है। यानी जो नेता नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसको 6 माह के अंतर्गत बहुमत हासिल करना होता है। अगर 6 माह में बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देता है। यानी 6 माह के अंतर्गत उसको बहुमत हासिल करना होता है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति प्रणाली। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी है और सरकार का मुखिया भी। यानी बहुत सारे ऐसे देश है जिसके अंदर राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है और वहाँ की जो सरकार है उन सरकार का मुखिया भी होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति इसी तरह के राष्ट्रपति का उदाहरण माना जाता है। यानी ये जो राष्ट्रपति प्रणाली है जिसके अंतर्गत राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार का मुख्य राष्ट्रपति होता है, इस तरह की प्रणाली अमेरिका के अंतर्गत पाई जाती है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं और भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। वह अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति भी करता है। कानून बनाने का काम अब भी विधायिका करती है। यानी अमेरिका के अंतर्गत कानून बनाने का कार्य विधायिका के द्वारा ही किया जाता है। यानी अमेरिका के अंदर जो विधायिका है उसको क्या क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से क्या कर सकता है? रोक सकता है। मान लो कांग्रेस विधायिका ने या कांग्रेस ने कोई कानून बनाया तो राष्ट्रपति उसको वीटो का उपयोग करके उस अधिकार को या कानून को रोक भी सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस में बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती। यानी उसको राष्ट्रपति बनने के लिए कांग्रेस में समर्थन की बहुमत की कोई भी जरूरत नहीं होती और न ही उसके प्रति वो क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और उसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का। लेकिन भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अपनी पार्टी का कांग्रेस से बहुमत न होने पर भी वे आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका यानी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों ने अपनाया। यानी अमेरिका संघ के अंतर्गत या सोवियत संघ के जो देश है उन्होंने अमेरिकी मॉडल को अपनाया है। सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए उसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। यानी महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका के अंतर्गत कौन होता है? राष्ट्रपति, इसलिए इसको राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है। यानी भारत के अंतर्गत माना जाता है वो ब्रिटिश मॉडल अपनाया जाता है जिसके अंतर्गत
संसद को सर्वोच्च माना जाता है। इसलिए सास हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। यानी अमेरिका के अंतर्गत जो केंद्रीय भूमिका के अंतर्गत राष्ट्रपति है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। और हमारे केंद्रीय भूमिका के अंतर्गत संसद है, इसलिए हमें हमारे शासन की प्रणाली है उसको संसदीय प्रणाली कहा जाता है। अब आगे जो चैप्टर है वो अगले भाग के अंतर्गत पूरा करेंगे।